अरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हमें पीछे के चैप्टर्स आते हैं और थोड़ा बहुत भी हमें याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है भाई, लेकिन वर्क पावर एनर्जी को समझने से पहले हम लोग छोटा सा एक मैथमेटिक्स का एक पोर्शन समझते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 10th क्लास में भी पढ़ेंगे और जब आप 11th में हो जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स रहेगा आपके पास, तो आप इन चीज़ों को बखूबी समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अब इसका छोटा सा रिकैप या हम एक छोटा सा आइडिया लेने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, देखो, जहाँ पर भी इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ होता है वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं आ जाता है। इनडायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाती है, वहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस बात का प्यारे बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कैसे याद रखना है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 तरह के होते हैं: साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। इनका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होगा तो कोसिकेंट होगा, इसका जो रिवर्स होगा वो होगा सीकेंट होगा, इसका जो रिवर्स या उल्टा होगा रेसिप्रोकल वो होगा कॉट, कोटेंजेंट। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? यानी कि टोटल मेन तो 3 होते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कुछ उनके उल्टे होते हैं, यानी कि अगर साइन के अंदर रिलेशन देखें तो ये 1 में कोसिकेंट होता है। अगर सिर्फ इतना ही लिखते हैं, पहले 3 वर्ड ही लिखते हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है ना, पूरा ही लिखते हैं। कॉस का उल्टा होता है 1 में सीकेंट और टेन का उल्टा होता है बच्चों 1 में कॉट। यानी कि तीनों के अंदर ये रिलेशन है। ठीक है, जब इनकी यूज की बात करी जाती है, एप्लीकेशन की बात करी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एप्लीकेशन की जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बड़ा हेल्प है जहां पर भी हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, मान लो कि हमें सन से यानी कि सन का हाइट निकालना है या किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग हाइट हमें क्या करनी है बच्चों? कैलकुलेट करनी है, मेज़र करनी है। तो हम वहाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि फुटा बाय फुटा लेके हम लोग या स्केल लेकर चढ़ जाएंगे दीवार के ऊपर और ऊपर तक चले जाएंगे, नहीं, वहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करा जाता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इस बिल्डिंग की हाइट निकालने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए और इसके टॉप के ऊपर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, और ये एंगल हम लोग मेजर कर लेते हैं, ये एंगल कितना है। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये हमारा एज ए बेस काम करता है और ये हमारा एज ए हाइपोट की तरह काम करता है बच्चों। तो अगर इनमें से हमें कोई भी 2 चीज़ें पता है, ठीक है ना, जैसे एंगल, बेस, हाइट और हाइपोट, इनमें से अगर कोई भी 2 चीज़ें पता है तो तीसरी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आप लोगों को? ठीक है ना, तो बिल्डिंग की हाइट, काफ़ी बार क्या होता है कि हाइपोट हमें नहीं पता होता, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ये हमारे लिए नहीं होता, या तो बेस होगा या हाइट होगा, बेस और हाइट में से कोई एक चीज़ और उसके साथ एंगल, तो हम लोगों को मिल जाता है हमारा क्या? बिल्डिंग का हाइट। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, और कहाँ यूज़ हो सकता है? ये यूज़ होता है लाइट, वेव एंड साउंड वेव के अंदर। देखो, लाइट और साउंड वेव कैसे हैं? एनर्जी है। जब एनर्जी की बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एनर्जी यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एनर्जी
ठीक है बेटा, एनर्जी के अंदर हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। इवन जो ओशन वेव होती है उनको भी कैलकुलेट करने के लिए ओशन वेव हाइट लिख लो, है कैलकुलेट वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग बखूबी उन चीज़ों का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अगर आप लोगों ने याद करना है इसका कि कैसे कैसे याद करना है, तो आप लोग सिंपली क्या लिखो, यहाँ साइन, यहाँ कॉस और यहाँ टेन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे। क्या याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे। ठीक है, पंडित का पी, पंडित का हम लोगों ने क्या उठाना है? पी उठाना है। बद्री का बै यानी कि बी, प्रसाद का अगेन पी, डिवाइड हर यानी कि एच, हर एच, गंगे हर हर बोले, बोले यहाँ गंगे की जगह पर लिख लो बोले। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा बी। ठीक है बच्चों, तो पी का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, ये अगेन परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइट, ये हमारा हाइट और ये हमारा बेस। यानी कि अगर साइन को आप निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, यानी कि साइन, साइन के साथ एंगल आता है, यहाँ पे क्या आएगा? एंगल थीटा। तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब, सॉरी ये बच्चों हाइपोट है, ठीक है, बाई मिस्टेक यहाँ दे दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोट। क्लियर है? इसी तरह अगर हम लोगों ने कॉस निकालना है तो थीटा यहाँ पर आएगा, वो आएगा बेस अपॉन में हाइपोट, और अगर टेंजेंट थीटा अगर हम लिखते हैं तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? ये तीन चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है ना? वैसे आप इन सब चीज़ों को 10th क्लास में पढ़ेंगे। हमारे काम का क्या है, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, यहाँ पर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो हमें है ना इनका वैल्यू पता चलता जाएगा, वो वैल्यू कितना आएगा। उन वैल्यू की हम लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर का चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो वैल्यू कैसे निकालें? देखो, हम लोग ने वैल्यू निकालनी है, जो बहुत कॉमन वैल्यू है उन्हीं की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन जो वैल्यू है हम लोग उन्हीं का ही बात करेंगे अभी। ठीक है, जो हम लोग रूटीन में यहाँ पर यूज़ करते आए हैं, ये यूज़ करते रहे हैं। पहली वैल्यू हमारी ज़ीरो, 0 डिग्री। 0 के बाद हम लोग यूज़ करते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाहर की जो वैल्यू है हम लोग बाद में याद करेंगे, कुछ को याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग 0 से। प्यारे बच्चों, कहाँ से शुरू करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट कहाँ पे रुका? 4। तो सबके नीचे क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया, आप लोगों ने क्या करना है? सब का स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 0/4 0 आएगा और उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? 0। 1/4 का आंसर
रूट है तो 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 1/√2, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2, 4 से 4 कट गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आ गया 1। ठीक है, तो ये जो पहली टेबल हम लोगों को मिली है वो मिली है बच्चों साइन की। अब यानी कि साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोगों को कॉस का चाहिए तो आखिर से शुरू कर दो, ये क्या है 1, तो 1 को सबसे पहले, ये सेकंड लास्ट था तो इसको सेकंड पे ले आए, ये जैसे था बीच का तो बीच में रहेगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे चला गया और ये 0। यानी कि बच्चों कॉस का वैल्यू देखते हैं 0 पे 1 होता है, 30 पर √3/2, ठीक है ना, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/√2, 90 पर ये 0 हो गया। यानी कि ये वैल्यू 1 से 0 तक जा रही है, ये 0 से 1 तक बढ़ रही है, यानी कि ये इंक्रीजिंग वाला फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग वाला फंक्शन, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये चलता है एज ए साइनोसोडियल। ठीक है, ये कोसाइन, इनकी वेवफॉर्म जब हम लोग देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा लेटर कि ये चलते कैसे हैं या ये वेवफॉर्म बनती कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 कितना आएगा 0, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 1/√2, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 1, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद √3, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू बन गई। यानी कि जो 10 है बच्चों वो साइन अपॉन में कॉस होता है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई पूछे कि टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है जनरली कॉस वाली, ये वाली वैल्यू हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसमें अगर पूछ लेता है कि बच्चों 120 डिग्री पर बताओ वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos 120, तो cos 120 माइनस का 1/2 होता है। और अगर आप लोगों से पूछ ले, मैं लिख देता हूँ, cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 और cos 180 का जो वैल्यू होता है वो माइनस का 1 होता है। इसके अलावा दो वैल्यू की जरूरत हमें और पड़ती है, वो हम लोगों ने लिख लिया, cos 120 का वैल्यू माइनस का 1/2, cos 180 का -1। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बात करते हैं हम लोग टॉपिक वर्क के ऊपर। ठीक है, वर्क का कॉमन मतलब है काम, वर्क का मतलब क्या है काम। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें कि कोई भी काम, जैसे कि कुछ लोग बैठकर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग चलकर काम करते हैं, मतलब कि सबका अपना अपना फिजिकल वर्क है, कुछ लोग मेंटली करते हैं, कुछ लोग फिजिकली वर्कआउट करते हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना बराबर में काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो फिजिक्स की बात आती है ना, साइंटिफिक टर्म के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्क के अंदर जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने के बाद बॉडी डिस्प्लेस करनी चाहिए। क्या है कि इन साइंटिफिक टर्म या इन साइंस की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फोर्स मस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी शुड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन। यानी कि बॉडी को अपनी पोजीशन से हिलना है, जब उसके ऊपर क्या लगे फोर्स लगे तो वर्क होगा, वरना नहीं होगा। बात आप लोगों को समझ में आई कि बॉडी के ऊपर वर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि बॉडी यहाँ से खिसक कर थोड़ा सा आगे आ गई। ठीक है ना, और मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट लिया
वो कितना हो गया, s हो गया। यानी कि जो बॉडी चलकर यहां से यहां आई, ठीक है ना, ऐसे चलकर आगे की तरफ गई, ठीक है ना, डिस्प्लेस हुई, तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर वर्क हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है कि नहीं, कि बॉडी का डिस्प्लेस होना बहुत ज़रूरी है वर्क होने के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आया, कि फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी शुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ठीक है ना, फ्रॉम देयर पोजीशन, जो भी इसका पोजीशन रहा है उससे वो डिस्प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का हिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स उस दीवार को धकेल नहीं सकता, उस जगह से हिला नहीं सकता, तो वहाँ पे वर्क क्या हो गया, ज़ीरो। आदमी पसीना पसीना हो जाएगा लेकिन वो दीवार वहाँ से नहीं हिलेगी। आदमी ने बहुत मेहनत करी है लेकिन इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लोग बोले वहाँ पे वर्क ज़ीरो है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, बैठ के आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप के पेरेंट आपको देखकर वो कहेंगे कि हाँ वाकई में बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जस्ट लाइक मी अगर मैं आता हूँ तो मेरे लिए कंडीशन क्या है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, तो वर्क हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। ठीक है, जो सिटिंग वाला काम है फिजिक्स की टर्म में वहाँ पर वो वर्क नहीं माना जाता। जहाँ पर फोर्स लग रहा है और बॉडी के अंदर मूवमेंट है वहाँ पर वर्क माना जाता है, वहाँ पर वो वर्क कंसिडर करा जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब जब मैथमेटिकली देखते हैं, जो वर्क हमें मिलता है, जो काम, ठीक है ना, वो आता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, और अलो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कंडीशन है इसकी कि उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए तो वर्क होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना, वर्क को मैं फिर से लिख देता हूं थोड़ा सा और जनरलाइज करके, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना, मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन यानी कि या तो फोर्स मान लेते हैं बॉडी है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, और हम कहें कि बॉडी इधर ही चल रही है, तो यहां पर हम कहेंगे कि वर्क इज डन, वर्क यहां पर हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी है, फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, और हम कहें कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, तो यहां पर भी हम कहेंगे वर्क इज डन। यानी कि इसके अलोंग फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन इन दोनों वर्क में फर्क है, ये वर्क हमारा कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव, ये वर्क हमारा कैसा कहलाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा हम थोड़ी देर में समझते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई कि यहाँ पर वर्क के लिए कंडीशन है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और वो बॉडी क्या करनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो है वर्क, वरना नहीं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर जब वर्क की बात करी तो हम लोगों ने प्रोडक्ट बोला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। ठीक है, जब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। ठीक है ना, तो इसको न्यूटन मीटर को हम लोग लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं बच्चों, जूल मेंशन करते हैं, ये इसका क्या है, SI यूनिट है। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। SI यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है। इसका एक यूनिट और होता है CGS। अब न्यूटन को क्या लिखते हैं, एक न्यूटन आपने देखा है कि 10⁵ डाइन होता है,
और 1 मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 जूल है, ठीक है, उसका मतलब क्या है 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन इंटू में 10⁻² सेंटीमीटर। हाँ कि ना, तो 10⁵ और 10⁻² को क्या ले सकते हैं 10⁻7, और डाइन इंटू में सेंटीमीटर क्या कहलाता है आर्ग कहलाता है ERG। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डाइन इंटू में जो सेंटीमीटर है वो आर्ग है। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिलेशन मिल गया कि जो 1 जूल है वो 10⁻7 आर्ग के इक्वल होता है। ठीक है भाई, बात आप लोगों को समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, वर्क के बारे में कोई पूछे कैसा क्वांटिटी है, तो इसके लिए एक और चीज बात ध्यान में रखना कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बॉडी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसे निकालें। इफ द डिस्प्लेसमेंट is not along the force, then वर्क डन क्या होगा। ठीक है ना, वर्क डन। देखो ये हमारी बॉडी है बच्चों, और मान लेते हैं कि फोर्स ऐसे लग रहा है उसके ऊपर। फोर्स ऐसे लगेगा तो बॉडी उधर तो जाएगी नहीं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल देख लेते हैं, और वो एंगल हमें मिलता है थीटा। ये क्या है बच्चों, एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल और निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पर अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क निकालेंगे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा एक और टर्म ऐड हो जाएगा जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन के अंदर नहीं है। बात आप लोगों की समझ में आई। देखो मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश में हूँ कि प्यारे बच्चों कि जब बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगा ना तो बॉडी कुछ ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मान के चलते हैं जैसे कि ये पेन है, अगर पेन को मैं ऐसे पकड़ तो ऐसे उठा लिया मैंने, देखो उठ रहा है, तो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ना होगी, इस पेन इस पेपर के ऊपर ही ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि अगर इस बोर्ड को हम लोग ऐसे खड़ा कर दें, ठीक है ना, मैं ये दीवार होगी आप मानो ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे, पहले तो ऐसे था, फोर्स ऐसे हो गया, तो देखो पेन ऐसे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन अब पहले तो ऐसे रखा हुआ था टेबल के ऊपर, अब ये ऐसे, तो फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है ना, तो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखना है, नेट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देखना है अब कितना है। ठीक है ना, तो वो हमारे पास कॉस थीटा की टर्म के अंदर वहां पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक जर्नल रिलेशन हम लोगों को मिल गया। ये क्या है, एक जर्नल रिलेशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, वर्क का F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। कोई क्वेरी, कोई डाउट रहे तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो रिलेशन है ये हमें जस्टिफाई करेगा कि हमारा वर्क
कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब ज़ीरो होगा। ठीक है ना, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब ज़ीरो होगा। देखो मैंने बात करी कि वर्क पॉजिटिव, वर्क कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वर्क पॉजिटिव होने के लिए क्या कहता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर वो बोलता है कि वर्क नेगेटिव है तो यहां पर हम बताएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। ठीक है ना, यानी कि ये सेम डायरेक्शन में मिलेंगे हम लोगों को, इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर वो बोल दे कि सर वर्क ज़ीरो है, ठीक है ना, तो यहां पर वर्क ज़ीरो होने की कंडीशन है बच्चों कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना, तो यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है भाई, हाँ के ना। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा है, वर्क पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव और वर्क ज़ीरो, इन तीनों को यहाँ पर हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इन जनरल जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, एफ एस कोस थीटा। वर्क का फॉर्मूला लिखा था हमने एफ इंटू एस इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा, ये कॉस थीटा हमें डिसाइड कराएगा कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, वर्क हमारा नेगेटिव होगा या वर्क हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है भाई, तो हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कहता है कि वर्क हमारा पॉजिटिव होगा जब हमारा फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, या ऐसा हो कि ये यहाँ पर फोर्स है और ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और उनके बीच में एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। उस केस के अंदर ये हमारा वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि एंगल थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बच्चों। उस कंडीशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों बोला कि देखो 90 डिग्री से कम एंगल की सिचुएशन देखते हैं हम लोग। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये फोर्स हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट हो, ये हमारे पास फोर्स हो। ठीक है ना, इन सब कंडीशन में देखेंगे ना, या तो हमारे पास थीटा है वो हमेशा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है ना, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पे भी थीटा देखोगे लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी थीटा देखोगे लेस देन 90 डिग्री है।
यानी कि हर जगह पे आप थीटा देख रहे हो वो लेस देन क्या मिल रहा है हम लोगों को 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्क हमारा पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये वाली फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो वर्क क्या मिलेगा पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट देखो वर्क फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, यानी कि कुछ बॉडी इधर जाएगी कुछ बॉडी ऊपर जाएगी। अगर ऊपर वाला इग्नोर कर दे, ऊपर वाला इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला कंपोनेंट अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ ऊपर जा रही है, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है, उस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा देखो, बॉडी के ऊपर जब ऐसे फोर्स लग रहा है ना, तो कुछ हिस्सा इधर चलेगा कुछ इधर चलेगा, तो इधर वाला वर्क देखेंगे, इधर वाला ये अलोंग द डायरेक्शन आ गया, थीटा लेस देन 90 डिग्री आ गया, तो वर्क यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव, और यहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात आप लोगों की समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क की कंडीशन निकालते हैं। देखो इन जनरल जो रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस करा, कह रहा है कि जो वर्क है वो एफ एस कॉस थीटा है। ठीक है, कह रहा है कि हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव होगा इफ जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी हो और लेस देन और इक्वल हो 180 डिग्री से, यानी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और या तो इक्वल हो या लेस देन हो किससे 180 डिग्री से। यानी कि ये थीटा क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखो यहाँ पर अगर ये हमारे पास फोर्स है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि यहाँ थीटा देखेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। और क्या कंडीशन हो सकती है, ये हमारे पास फोर्स हो गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ जो थीटा होगा वो ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, ऐसा भी हो सकता है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ एंगल मान लें 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री यानी कि क्या है हमारा थीटा है, और थीटा यहाँ पर बड़ा है 90 डिग्री से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वर्क यहाँ पर नेगेटिव, वर्क प्यारे बच्चों यहाँ पर भी नेगेटिव, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वाली फोर्स की डायरेक्शन अगर प्यारे बच्चों पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन का सेंस पॉजिटिव, तो इसका कुछ हिस्सा इधर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को जो मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर भी वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ पर नेगेटिव होगा। उस केस में यहाँ पर जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, कंडीशन फॉर जीरो वर्क। यानी कि वर्क हो ही ना। इन जनरल जो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि भाई जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट
इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या देता है, वर्क देता है, और रिलेशन है एफ एस इंटू में कॉस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, यानी कि ये हमारा प्यारे बच्चों फोर्स है और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल कितना मिल जाए, 90 डिग्री, उस केस में यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क प्यारे बच्चों क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, कह रहे हैं कि जो बॉडी होती है वो नेट डिस्प्लेसमेंट लेती नहीं है। अब बात को जस्टिफाई करते हैं। देखो, अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वीडियो को एक बारी आप लोग अपना जो वर्क है थोड़ी देर के लिए रोकिए और जितना मैं कहता हूँ वो एक्टिविटी करिए। आपके आसपास कोई भी पेन के अलावा अगर आपके पास नोटबुक है, रिमोट है टीवी का, कुछ ऐसा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आप अपने पास रखिए। ठीक है, आप अपने पास रखिए। ठीक है, मेरे पास ये पेन है, मैं इसी को लेकर बात करता हूँ। ठीक है, ये पेन की कैप हो गई, मैं इसी को लेकर बात करता हूँ। ठीक है, अब इस पेन की कैप को आप देख पा रहे हो, तो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। नज़र आ रही है बच्चों पेन की कैप? ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, रुको एक मिनट। देखो बच्चों, पेन की कैप ही लेते हैं। क्या करते हैं कि ये पेन किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ, आप भी अपनी जिस टेबल के ऊपर बैठे हैं कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट रखिएगा। ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लगाइएगा। ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा फोर्स की डायरेक्शन किधर है। मेरे हिसाब से फोर्स जो लग रहा है वो बॉडी के ऊपर इस तरफ लग रहा है। ठीक है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी डिस्प्लेस कर गई। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो वर्क था, ये वर्क यहां पर बच्चों पॉजिटिव था। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई? अगर देखो, अब इस पेन को फिर से लेते हैं। ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो कुछ आगे चलने के बाद ये रुक गई, फिर से लगाता हूं, फिर रुक गई, मैं फिर से फोर्स लगाता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये कुछ दूर चलने के बाद रुक रही है। क्यों? क्योंकि जब ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये तो मेरा फोर्स था, लेकिन इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, अपोजिंग फोर्स कौन सा हमारे पास? फ्रिक्शनल फोर्स है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स प्यारे बच्चों पेन की कैप के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में था। यानी कि यहां पर एंगल देखेंगे ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री का था, यहाँ पर ये 0 डिग्री का था, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों वर्क कैसा हो गया? नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? समझ में आया आप लोगों के? अब देखो, ये पेन है, ठीक है, आप कैमरे के पास है, जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ ये दूर चला जाता है। ठीक है ना, कैमरे से, यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये जो कैप है पेन का, वो कहाँ रखा हुआ है? इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ। अगर ये कार्डबोर्ड यहाँ नहीं होता तो ये नीचे की तरफ चला जाता। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इस पेन की कैप के ऊपर हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पेन की निप की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर काम कर रहा है नीचे की तरफ। हाँ क्या ना, ऐसे समझे? बात समझो इस बात को कि फोर्स ग्रेविटेशनल वाला किधर है? नीचे की तरफ, और पेन जो है इस पेपर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ नहीं जा रहा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? इस तरफ हो गया, यानी कि एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क करा, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो गया? 0।
यहाँ कैप के ऊपर जब मैं फोर्स लगा रहा था, यानी कि ये वर्क पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि यहाँ फोर्स एक्सर्टेड बाय संदीप सर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स लगाया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों को उसी डायरेक्शन में मिला ना। जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी डिस्प्लेस कर गई, ठीक है, तो ये वर्क हमारा पॉजिटिव। लेकिन जब संदीप सर ने फोर्स लगाया तो यहाँ पर पेन की कैप और पेपर के बीच में कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स था। वो क्या कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, और बॉडी कहाँ जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। तो अब पेन के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो पीछे की तरफ था, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ था, कि पेन का कैप कुछ दूर जाने के बाद ऐसे रुक गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था। जब तक संदीप सर ने फोर्स लगाते रहे तब तक तो वर्क पॉजिटिव, जैसे ही हाथ उठा लिया और कुछ दूर चलने के बाद ये रुक गई तो वर्क कैसा हो गया इसके ऊपर, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, वर्क यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि थीटा वहाँ पर 180 डिग्री का है, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पेन की कैप के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस टेबल के बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और पेन इस पेपर के ऊपर ऐसे आगे पीछे हिल रहा है, डिस्प्लेस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वो जो वर्क हो गया वो जीरो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने कोई वर्क करा ही नहीं, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई हेल्प नहीं करी। हेल्प किसने करी, या तो संदीप सर की एक्सटर्नल फोर्स ने या फ्रिक्शनल फोर्स ने। ग्रेविटेशनल फोर्स का बिल्कुल रिजल्ट क्या है, जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं करा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। आप एक और एग्जांपल सेट ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल वर्बल है, लेकिन जाने से पहले हम लोग एक बारी इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को है ना ऊपर की तरफ फेंकिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंकना है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, हवा में ऐसे ऊपर की तरफ बॉल को उछालना है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में आप उछालोगे, ठीक है, बॉल थ्रो इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। प्यारे बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों ने बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी की बात करते हैं, अपवर्ड जर्नी के दौरान कैसा रहेगा, यानी कि ये बॉल है प्यारे बच्चों, और ये बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, लेकिन इस पे बॉल पे फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारे बच्चों का है नीचे की तरफ। आप मुझे यहाँ बताओ वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वीडियो का पॉज करो और कंफर्म करो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, वर्क नेगेटिव होना है, ठीक है। बॉल अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंची, ठीक है ना, अब घूमकर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी, ड्यूरिंग
डाउनवर्ड जर्नी, यानी कि बॉल अब हमारी किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब इस पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां डिस्प्लेसमेंट कहां था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो यहां देखो हमें पता चल रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों के समझ में आई कि वर्क कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होना है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आप लोगों को मिलेंगी, आप उन लोगों ने उन सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं, हम लोग जब पैदल चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने जो वर्क करा वो कैसा था, पॉजिटिव था। ठीक है ना, हमने अपने हाथ में कोई सूटकेस पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब सूटकेस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की तरफ, वर्क जीरो। कूली के केस में क्या हो रहा है कि कूली की जब सामान रख के सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव, फ्लोर पे चल रहा है तो वर्क जीरो, और सामान लेके नीचे उतर रहा है तो वर्क नेगेटिव। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, आप लोगों ने एग्जांपल सेट करने हैं। ठीक है ना, ट्राई टू फाइंड आउट एग्जांपल्स पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के 4 एग्जांपल आप लोगों ने ढूंढने हैं। ठीक है, ये 4 एग्जांपल आप लोगों ने मुझे लिखकर शेयर करना है। नेगेटिव वर्क के 4 एग्जांपल और जीरो वर्क के भी 3 एग्जांपल आप लोगों ने मुझे शेयर करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने मुझे शेयर करना है। ठीक है ना, ठीक है, बिफोर संडे, संडे से पहले आप लोगों ने ये होमवर्क मेरे को शेयर करना है। ठीक है भाई, समझ में आया, कीजिएगा क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है तो हम लोग फिर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल जो बेस्ड होंगे हमारे वर्क के ऊपर, और हम लोग ये जानेंगे कि वर्क हमारा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी की होने के बावजूद ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्यों है। ऐसा तो पहले हमें देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, चलिए।